अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि आज मेरा गला कुछ ख़राब है। मालूम नहीं रिकॉर्डिंग कैसी हो। बहरहाल अर्ज़ करती हूँ। नाज़रीन, अभी भी मुल्क में बहुत बड़ी तादाद जानती है कि अहमदियों पर नाहक ज़ुल्म किया जाता है, मगर मौलवी के फैलाए शर से बचने के लिए खामोश रहते हैं। ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर अनजाने में अहमदियों के हक़ में बात कर दी या ये कह दिया कि उन्हें जमात अहमदिया एक सच्ची जमात लगती है, तो उनका घर तक पीछा किया गया और उन्होंने घर से भागकर जान बचाई। नाज़रीन, ये वीडियो मुझे एक गैर जमा शख्स ने एक नोट लेकर भेजी। ये तकरीबन 2 मिनट की वीडियो का लुबे-लुबाब है। मैं आपको सुना देती हूँ और फिर मैं वीडियो भेजने वाले शख्स का नोट भी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये समझती थी कि हमारे जो अफगानी भाई हैं वो कलमा गो हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अगर वो यहाँ पे रियासत पाकिस्तान ये समझती है कि वो यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, वो अपने वतन वापस चले जाएं, ठीक है, मुल्क की इसमें बेहतरी है, तो हम रियासत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो जो कलमा पढ़ते थे उनको तो मुल्क वापस भेज दिया गया, लेकिन जो कादियानी यहाँ पे बसते हैं, जिन्होंने अपना रबुआ अलग बना रखा है, उनको आप पाकिस्तान से कब निकालेंगे। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द जलावतन किया जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। दीन की भी इसी में खिदमत है और पाकिस्तान की भी इसी में। वीडियो भेजने वाले गैर अहमदी शख्स ने साथ ये नोट लिखा है। वो लिखते हैं, रियासत पाकिस्तान की 75 साल मेहनत के बाद तख्लीक करदा बीमार जहन पेशे खिदमत है। मौलवी होना मेरे नज़दीक एक सोच या कैफियत का नाम है जो किसी क्लीन शेव पर भी तारी हो सकती है, जबकि रोशन ख्याली एतदाल पसंदी किसी दाढ़ी वाली की सिफ्त भी हो सकती है। मौला करीम अहमदी मोमनों को ऐसे दगड़दुस अफराद के शर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नोट: मैं अहमदी नहीं, अपने फतवे अपने कोल रखो। नोट पर नोट। इसलिए लिखता हूँ कि मुझे हर किस्म के पक्के मजहबी शख्स से खौफ आता है, क्योंकि उसका अक्ल, दलील और ज़र्फ से कोई तल्लक नहीं होता। तो नाजरीन, ये था एक गैर अहमदी शख्स का इस वीडियो पर रिएक्शन। नाजरीन, ये कल के बच्चे जिनको किसी बात का कोई इल्म नहीं, हकीकत में ये खुद नहीं बोल रहे, बल्कि इनके पीछे इंतहा पसंद मौलवी बोल रहा है। ये जानबूझकर बच्चों से ऐसे बयान दिलवाते हैं। बयान तो बयान, ये दीन के नाम से इनके जज्बात भड़काकर कत्ल तक करवा देते हैं। इमरान खान के दौर में कितने ही अहमदी कम उम्र लड़कों से शहीद करवाए गए। बच्चों से ऐसे काम लेने का मकसद ये होता है कि 18 साल से कम उम्र पर केस बनेगा तो जल्दी छूट जाएगा। जो ऐसे मुतालबात करते हैं और धमकियां देते हैं कि अहमदी पाकिस्तान से निकल जाएं, उनमें एक परवेज़ इलाही भी था। अब मैं उस पर क्या कहूँ? इनको अक्ल हो तो समझ न जाएं। मैंने सोचा इन सब की खिदमत में मैं अपने अल्फाज में मुख्तसर पाकिस्तान की तारीख बता दूँ, और आखिर में मेरा इन सब से एक सवाल है। नाज़रीन, ये कल के पैदा हुए दीन और दुनिया दोनों इल्म से बेबहरा, अपने मुल्क की तारीख तक का इनको पता नहीं। इनको मुतालिया पाकिस्तान नहीं, मुगालता पाकिस्तान पढ़ाया गया है। दीन इस्लाम की जगह दीन मुल्ला पढ़ाया गया है। इन सब की खिदमत में अर्ज़ है कि आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीख के हवाले से हक़ाइक़ आप ही लोग खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। तो ये भी पता करो कि पाकिस्तान बनाया किसने था। गलतियां अपनी और कसूरवार दो कौमी नज़रिया को ठहराया जा रहा है, क्योंकि हक़ाइक़ नहीं मानने। हकीकत ये है कि पाकिस्तान बनाया ही अहमदियों ने है। आप लोगों के बड़े तो पाकिस्तान बनाने के हक़ में ही नहीं थे। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान की इतनी शदीद मुखालफत की थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तंग आकर पाकिस्तान बनाने की कोशिशों को तर्क करके लंदन चले गए थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उनको वापस लाने वाले कौन थे? अहमदी। हमारे उस वक़्त के दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदायत पर इमाम मस्जिद लंदन ने कायद आज़म के साथ कई मीटिंग्स की। आखिरकार कायद आज़म को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि वो वापस इंडिया जाए
اور پاکستان بنانے کی تحریک دوبارہ شروع کریں۔ ان کو واپس لانے والے کون تھے؟ احمدی۔ اس تحریک کا قائد اعظم کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ احمدی۔ پاکستان بن گیا، بننے کے بعد اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے والے کون تھے؟ احمدی۔ 74 تک جب تک جماعت احمدیہ کے افراد ان حکومتی اداروں میں کام کر رہے تھے، پاکستان ترقی کی راہ پر چل نہیں رہا تھا، پاکستان ترقی کی راہ پر دوڑ رہا تھا۔ چند سالوں میں پاکستان اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ جرمنی کو قرضہ دے سکے۔ یہ تب کی بات ہے جب ملک میں حضرت مرزا مظفر احمد صاحب مختلف اوقات میں سیکرٹری فائنانس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن اور اقتصادی امور کے مشیر رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر اور IMF کے سٹاف میں بطور ایگزیکٹو سیکرٹری بھی شامل ہوئے۔ آپ عالمی شہرت کے حامل ماہر اقتصادیات تھے اور بین الاقوامی اقتصادی اداروں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مگر آج عاطف میاں کا نام سن کر آپ لوگوں کا کمزور ایمان ڈول جاتا ہے۔ ویسے کمزور ایمان بھی نہیں کہنا چاہیے، ایمان جو ہے ہی نہیں وہ ڈول جاتا ہے۔ ابھی تو بہت کچھ بتا سکتی ہوں، یہ منگلا ڈیم، یہ تربیلا ڈیم جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بھی حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگوں سے تو ایک ڈیم بھی نہ بن سکا۔ تو یہ ہے پاکستان بنانے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے گناہ میں ہم شامل۔ 74 میں غیر مسلم قرار دے کر مختلف اداروں سے احمدیوں کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیا اور ان کی اولادوں کو رکھنا شروع کر دیا جو فخر سے کہتے تھے شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں۔ پاکستان کو پلیدستان کہتے تھے، پھر بنا دیا انہوں نے پاکستان کو پلیدستان، تو اب روتے کیوں پھرتے ہو؟ یہی پاکستان تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا، تو بن گیا تو شکر کرو۔ اب آخر میں میرا ان سب سے ایک سوال ہے جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ احمدی پاکستان سے نکل جائیں۔ پاکستان بنانے والے احمدی، پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنے والے احمدی، تو تم لوگ احمدیوں کے بنے پاکستان میں بیٹھ کر کیا رہے ہو؟ ہمیں پاکستان سے نکلنے کی دھمکیاں دینے کی بجائے اپنے مولویوں اور مفتیوں سے فتویٰ لے کر بتاؤ کہ آپ لوگوں کا احمدیوں کے بنائے پاکستان میں رہنا جائز بھی ہے۔ بہتر ہے احمدیوں کے بنے پاکستان سے نکل کر اپنا ایمان بچاؤ اور ملک کو اپنی نحوست سے پاک کرو۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔